है। देखिएगा, अंतिम बैठक की बात कहेंगे 24 जनवरी 1950, यानी इसके बाद संविधान सभा की कभी भी बैठक नहीं हुई। अब देखिएगा, प्रस्तावना का नाम सुने होंगे, प्रीएम्बल, यानी उसी को उद्देशिका भी कहा जाता था। और भारतीय संविधान में प्रस्तावना या उद्देशिका का प्रस्ताव सबसे पहले कौन, जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव पर ही भारतीय संविधान में उसको जोड़ा गया था। यानी प्रस्तावना या उद्देशिका कब आया? प्रस्तावना या उद्देशिका ये आपका 13 दिसंबर 1946। कब आपको? 13 दिसंबर 1946। एक और देखिएगा, संविधान जो है कुल 13 समितियों के योगदान से बना था। उसी में एक समिति था, प्रारूप समिति का नाम सुने होंगे। प्रारूप समिति को ही ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा समिति भी कहा जाता है, जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। हाँ, तो प्रारूप कहिए या मसौदा कहिए, या इसी में अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग। इसका जो इस समिति का जो गठन हुआ वह कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 में। कब आपको? 29 अगस्त 1947 में। और भारतीय का राष्ट्रीय प्रतीक भारत का क्या है? सुभाष चंद्र बोस और अशोक चक्र। सही है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक की अगर बात कहेंगे तो अशोक चक्र, जो कहां से लिया गया? सारनाथ से लिया गया। लेकिन राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950। कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950। और भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका नाम है तिरंगा। क्या नाम है? तिरंगा। यानी राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो यहां लिख दीजिए, राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया यानी 22 जुलाई 1947। सही है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज कहे या तिरंगा कहे, इसको कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। लेकिन भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वह शक संवत पर आधारित है। और शक संवत कौन प्रारंभ किया था? तो कनिष्क। अभी जो हम लोग जनवरी फरवरी में घूम रहे हैं वह हम लोग का हिंदी महीना नहीं है। ऐसे कहेंगे तो हम लोग का तो अब ज्यादा प्रचलन हो गया जनवरी टू दिसंबर। लेकिन अगर मेन कहेंगे हम लोग का जो कैलेंडर जुड़ा हुआ है वह शक संवत पर ही प्रारंभ है, जिसका प्रथम माह चैत और अंतिम माह फागुन। तो देख लीजिएगा, तो यहां देखिएगा, राष्ट्रीय कैलेंडर लिख दीजिए। अपनाया गया यानी राष्ट्रीय कैलेंडर कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957। कब आपको? 22 मार्च 1957 को कैलेंडर के रूप में भारतीय संविधान द्वारा क्या किया गया? अपना लिया गया। लेकिन भारत गणतंत्र कब हुआ? 26 जनवरी 1950। भारत स्वतंत्र कब हुआ? सही है आपको 15 अगस्त 1947। सही है आपको 15 अगस्त 1947। लेकिन भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा कब दिया गया? पहले सुन लीजिएगा कि आखिर डोमिनियन स्टेट्स होता क्या है। भारत कब स्वतंत्र हुआ था? 47 में। लेकिन संविधान कब लागू हुआ? 50 में। तो भारत जब स्वतंत्र हुआ ब्रिटेन यानी अंग्रेज से 47 में,
और संविधान चालू 50 से। तो इस बीच में जो शासन, जो कानून, जो संविधान चली ब्रिटिश सरकार के संविधान से, वही आपको क्या कहलाता है? डोमेनियन स्टेट्स। तो डोमेनियन स्टेट्स ये डोमेनियन स्टेट्स कब? ये भी कह दीजिए 15 अगस्त 1947। सही है आपको, 15 अगस्त 1947 यानी डोमेनियन स्टेट्स और भारत स्वतंत्र हुआ, दोनों का डेट क्या है? एक ही है, यानी 15 अगस्त 1947। जबकि गणतंत्र की बात कहेंगे तो 26 जनवरी 1950। लेकिन यहां फिर देख लीजिएगा, राष्ट्रीय गान जो हम लोग का है जन गण मन, और राष्ट्रीय गीत हम लोग का है वंदे मातरम। तो देख लीजिएगा, राष्ट्रीय गान यानी जन गण मन यह कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950। उसके बाद और राष्ट्रीय गीत यानी कहने का अर्थ की वंदे मातरम, यह राष्ट्रीय गीत आपको कब अपनाया गया था? तो एक ही डेट है आपको, 24 जनवरी 1950। कहीं कहीं 26 लिख देता है, गलती है। तो देख लीजिएगा 24 जनवरी 1950। यहीं तक इसका अंत नहीं हुआ, एक खिरी और आगे बढ़ेंगे। दिखाई दे रहा है ना? हाँ, बच्चा को चिल्होर होना चाहिए गिद्ध, कहीं से देख लेगा। हाँ, बाज की तरह। तो ध्यान रखिएगा, और संवैधानिक देखिएगा, संविधान सब जो भारत का जो संविधान है वह लागू कब किया गया? संविधान अगर कहेगा लागू कब हुआ या पूर्णतः लागू कब हुआ? देखिएगा, लागू या लागू भी कहे संविधान, या आपसे कह दे कि पूर्णतः लागू भी कब, दोनों एक ही बात है, 26 जनवरी 1950। लेकिन थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आपसे पूछेगा कि संविधान प्रथम बार लागू या संविधान को अंगीकृत कब किया गया, या संविधान को स्वीकृत कब किया गया? स्वीकृत कब किया गया, या संविधान को अपनाया कब गया? ये सब की बात संविधान प्रथम बार, इसमें प्रथम लगेगा, ध्यान रखिए। उसीरे संविधान लागू यानी कंप्लीटली लागू। संविधान प्रथम बार लागू या संविधान को अंगीकृत किया गया या स्वीकृत किया गया या अपनाया गया, यानी सब एक ही बात को स्पष्ट करता है। 26 नवंबर 1949, सही है, 26 नवंबर 1949। थोड़ा एक बार देख लीजिए, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का प्रथम बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक। राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया, संविधान लागू कब हुआ, संविधान पूर्णतः लागू कब हुआ, संविधान प्रथम बार लागू, संविधान को अंगीकृत कब किया गया, संविधान को स्वीकृत कब किया गया, संविधान को अपनाया कब गया। लेकिन राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया, भारत गणतंत्र कब हुआ, भारत स्वतंत्र कब हुआ, भारत को डोमेनियन स्टेट्स का दर्जा कब मिला? 15 अगस्त 1947। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है।
ये ठीक है। अब हम लोग आएंगे संविधान में किसी न किसी रूप से जो व्यक्ति जुड़ा है, उस व्यक्ति के बारे में एक बार हम लोग चर्चा कर ले रहे हैं। संविधान नहीं हो लिखेंगे तो संविधान समझिएगा। बढ़े तो इधर देखिएगा, प्रथम जो बैठक हुआ था संविधान सभा का, संविधान सभा का प्रथम जो बैठक हुई, उस बैठक का अध्यक्ष कौन रहा? सही है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यही 9 दिसंबर 1946 को, और ये भी आपको प्रथम बैठक का अध्यक्षता किया, या संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष ना, तो भी कहेंगे तो कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष तो भी कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब आइएगा संविधान सभा का अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा, संविधान सभा का अध्यक्ष कहे या संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कहे। ठीक है, अध्यक्ष कहे या अस्थायी अध्यक्ष कहे, दोनों में कहेंगे तो कौन? सही है आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन संविधान में जो प्रस्तावना यानी जो उद्देशिका का प्रस्ताव लाया, वह कौन लाया? सही है, यानी उद्देशिका प्रस्ताव लाया कौन? जवाहरलाल नेहरू। कौन है आपको? जवाहरलाल नेहरू। लेकिन हम लोग का जो राष्ट्रीय गान है ना, तो इससे पहले थोड़ा संविधान वाला में आते हैं, तो गाना बजाना बाद में रहेगा। ठीक है, हाँ, पहले संविधान वाला खींच लेते हैं ना, तो अंतर बुझाएगा। ध्यान रखिएगा, उद्देशिका का प्रस्ताव कौन लाया था? जवाहरलाल नेहरू। हाँ, लेकिन संविधान सभा का उपाध्यक्ष, सभा का प्रथम उपाध्यक्ष, संविधान सभा का प्रथम उपाध्यक्ष की बात कहेंगे, क्योंकि अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र बाबू को बनाया गया था, और उपाध्यक्ष किस व्यक्ति को बनाया गया? किसको? जेबी कृपलानी नहीं ना होगा। हरेंद्र कुमार मुखर्जी। हो जाएगा, अपने हो जाएगा, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। हरेंद्र कुमार मुखर्जी। लेकिन संविधान जो 13 समितियों को योगदान से जो संविधान बना, भारतीय संविधान, उसमें एक संचालन समिति भी था। तो संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? क्या लिख दे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान समिति 13 समिति में एक और समिति था, संघ समिति का नाम सुने होंगे। तो संघ समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। और उसी में एक और समिति था, ड्राफ्टिंग कमेटी का नाम सुने होंगे, यानी प्रारूप समिति या मसौदा समिति।
तो कोई एक लिख लीजिएगा। तो प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और भारत पहले भारत के नाम से नहीं जाना जाता था, अलग अलग रियासत था और अलग अलग रियासत का अलग अलग राजा यानी मालिक था और अलग अलग रियासत का अपना अलग अलग कानून था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर मेनन का नाम सुने होंगे, बीपी मेनन, और दोनों के सहयोग से वो लाठीचार्ज हो या समझौता हो या हस्ताक्षर यानी विलय नीति के द्वारा सभी को किसी न किसी रूप में भारत का उसको क्या कर लिया गया, अंग बना लिया गया। उसी में एक हैदराबाद हाँ, कुछ दिन पहले वह पाकिस्तान के तरफ से सपोर्ट कर दिया था, लेकिन भारत के तरफ से जो राजनेता है वह भर का, तो कहा कि न डरे कि न हम भारत में रहेंगे और न हम पाकिस्तान में रहेंगे, यानी कहने का उसका सेंस था कि हम स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल कहें कि न हम पाकिस्तान में जाने देंगे और न तुमको हम स्वतंत्र रहने देंगे, यानी किसी न किसी रूप में उसको भारत में मिला लिया जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं आपको प्रांतीय समिति, प्रांतीय समिति की बात कहेंगे। हाँ, तो यहां सरदार पटेल लिख देते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सही है आपको, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ, और एक और देखिएगा, भले आप तो जानते ही हैं कि संविधान का जनक या पिता कौन है, भीमराव अंबेडकर, लेकिन कभी भीमराव अंबेडकर अपने हाथ से नहीं लिखे थे। इनको संविधान का जनक या पिता इसलिए कहा गया कि प्रारूप यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का ज्यादा सहयोग था भारतीय संविधान के निर्माण में, नंबर एक। और दूसरी बात है कि उसको ड्राफ्ट किए थे, यानी उसका स्वरूप भी तैयार कौन किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसलिए भारतीय संविधान का जनक या पिता किसको कह दिया गया। तो ऐसे अगर पूछेगा संविधान का जनक या पिता या शिल्पकार ना, शिल्पकार, तो कौन हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि जिस समय सबका संविधान बना था, तो हम लोग का जो मूल रूप जो संविधान का था वह क्या हो गया, भुला गया। अब भुला गया या ब्रिटिश सरकार उसको भुलवा दिया ना, अभी तक इसका जिक्र कहीं नहीं मिलता है। लेकिन बाद में तो बहुत सारा, उस समय में उतना 13 समिति मिलकर बना और उस समय के हिसाब से पैसा भी ज्यादा लगा ना, और दोबारा जब भुला गया तो किसी भी राजनेता का दिमाग काम नहीं कर रहा था। तब बात आई कि अब तो संविधान सिर्फ पैसे की बात नहीं है, इतना वक्त भी तो फिर लगेगा ना, तो वक्त लगेगा। तो हम लोग गणतंत्र के तरफ बढ़ गए थे, यानी 50 के करीब। तो हुआ कि भाई ऐसा कीजिए कि कुछ इसका दूसरा उपाय निकाला जाए ना, तो निकाला जाए। तो किसी समिति के अध्यक्ष का पामर नहीं था कि दोबारा उस संविधान को बिना देखे लिख दे। लेकिन बात जब आई डॉक्टर राजेंद्र बाबू तर आई कि आपको कि आपने एक बार संविधान देखा था, तो देखिए संविधान तो भुला गया, तो इसका कोई वैकल्पिक उपाय होगा। तो डॉक्टर राजेंद्र बाबू उस समय छोटा मोटा कंप्यूटर थे, यानी आज के डेट में जो, ठीक है, हाँ, आज आपको जो कंप्यूटर काम करता है वैसे उस समय उनका दिमाग भी क्या करता था,
कंप्यूटर का तरीका काम करता था, तो वही आश्वासन दिए कि एक बार तो हम संविधान को देखे थे, कोशिश करते हैं कि संविधान लिखने का प्रयास करते हैं, कहां तक जाता है। और जब ये संविधान आधा लिखते थे तो चर्चा नहीं होता। उनका तो यही ना बड़ाई हम करना चाह रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र बाबू को। आधा अगर लिखे रहते तो उनका चर्चा नहीं करते हम। आधा तो आप लोग को भी भेज देते तो लिख दिए रहते ना। लेकिन लिखना क्या था, पूरा था। तो डॉक्टर राजेंद्र बाबू पूरे संविधान को लिख दिए और सभी राजनेता को खबर कर दिए, अलग अलग कमेटी को कह दिए कि भाई देख लिए इसमें क्या कमी है, कैसे क्या है, क्योंकि कमेटी देखेगा ना। तो कमेटी देखा तो कोई भी ऐसा कमेटी नहीं था कि उसमें एक रेफ लगा दे। नंबर एक। दूसरी बात, जब बाद में सारा कंक्लूजन को देखते हुए बाद में जब यह निर्णय लिया गया कि भाई क्या किया जाए अब, तो कहते हैं कि पहले जो संविधान था ना उससे ही ठीक है। यानी ना एक फुल स्टॉप कॉमा तक न छोड़े थे वो ना डॉक्टर राजेंद्र बाबू। लेकिन उनमें दो कमियां थी। कमियां नहीं कहिए, 12 आदमी के 2-4 कमी भी हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बिना गुण और अवगुण के कोई मनुष्य बनता नहीं। लेकिन अच्छा मनुष्य कहने के लिए ज्यादा गुण होना जरूरी है, अवगुण कमी ना कि अवगुणे इतना हो अवगुण इतना हो, तो गड़बड़ा जाएगा ना। खैनी तो खाते थे। और उस समय नाच का भी बड़ा शौकीन थे। उस समय ऑर्केस्ट्रा नहीं था, ठीक है। हाँ। उस समय की बात अगर कहेंगे कि आपको उस समय, आज न ब्याह होता है तो उतना अब नाच उच नहीं आता है ना, नहीं आता। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा उस समय जो भी शादी ब्याह होता था, भले उसमें लड़का नहीं रहे ना रहे, लेकिन नाच जरूर रहता, ठीक है। माने बिना लड़का का शादी मंजूर था, लेकिन बिना नाच का शादी मंजूर नहीं था। और आदमी यहां से नहीं 20-20 किलोमीटर से लोग देखने आता था। लेकिन धीरे धीरे समय क्या हो गया, थोड़ा स्टैंडर्ड हो गया। आज ना मोबाइल हो गया है तो हॉल बंद होने जा रहा है, रेडियो खा गया, मोबाइल खा गया, बहुत सारा चीज खा गया ना। लेकिन उस समय था कि टीवी, गांव में एगो टीवी था और गांव भर का आदमी वहां पहुंचता था ना। तो धीरे धीरे समय धीरे धीरे बदला, विकास हो गया। आज देखिए कान सर कितना एलईडी लगवा दिए हैं, इतना बड़ा बड़ा ना कि बच्चा को दिक्कत न हो। तो संविधान का जनक या पिता की अगर बात कहेंगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन संविधान को अपने हाथ से कौन लिखा? संविधान को अपने हाथों से लिखा कौन? तो देख लीजिए। हाँ ठीक है, देखिएगा उसका नाम, उनका नाम था बिहारी नारायण रायजादा ना। तो देख लीजिएगा, एक बार लाइए उसको, गड़बड़ा गया हो। थोड़ा थोड़ा बैठ लेते हैं। और सब समाचार सब ठीक ठाक है? सुनिएगा, काम चलते रहना चाहिए। तो संविधान जो है, भले संविधान का जनक या पिता किसको कहा जाता है तो भीमराव अंबेडकर को, जबकि संविधान अपने हाथ से कौन लिखा था? सही है।
हाँ, प्रेम बिहारी नारायण राय यादव, उसका नाम क्या लिख दे। हाँ, कहीं कहीं बिहारी नारायण राय यादव। अब मन है तो प्रेम भी जोड़ दीजिए। हाँ, सही है। तो प्रेम बिहारी नारायण राय यादव, और जिस समय आपको संविधान लिखा गया था, मात्र उसका एक ही भाषा, मूल संविधान यानी सबसे पहले वह किस भाषा में लिखा गया था, तो अंग्रेजी में। किसमें आपको, वो इंग्लिश को ना अंग्रेजी कहते हैं, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक ना, ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपको अंग्रेजी में लिखा गया था, आपको कौन, भारतीय संविधान। लेकिन वह ना इंग्लिश वही हुआ। ठीक है, लेकिन एक बात है, भले ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्र तो हम लोग 1947 में हो गए, लेकिन आज भी उसके बाद व्यवस्था से हम लोग स्वतंत्र नहीं है ना। आज भी हम लोग का दिमाग में अंग्रेजी जुड़ा हुआ है। तो एक बार और देख लीजिएगा, तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार यानी, हाँ, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, BN राव। सही है आपको, BN राय ना, ना भीमराव नहीं ना हुआ। हाँ, इनका नाम हुआ बेनेगल नरसिंह राव। इनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव, यानी BN राव, प्रचलित यही नाम था, BN राव। हाँ, साउथ के थे। तो एक बार हम लोग मैराथन की तरफ देखेंगे, हमारे बोलने के बाद बोलिएगा, ठीक है। हाँ, तो संविधान, तो क्या होगा, सिंपल लड़का होगा वो भी समझ जाएगा उस बात को, नया होगा तो भी समझ जाएगा। कंपटीशन में क्या नया क्या पुरान, ध्यान रखिए, सब जगह सीनियर जूनियर चलता है, लेकिन जब ये आप कंपटीशन में आ गए, ना उसमें कोई सीनियर है ना कोई जूनियर है, उसमें जो जीता वही सिकंदर ना। कभी आप देखते होइएगा, नया लड़का या आंधी की तरह आता है और आंधी की तरह चला जाता है। आपको लगेगा कि हॉल में पिक्चर देख रहे हैं, वो आता भी है, नौकरी लेके चला जाता है। और कोई लड़का आता है ना, हाँ, अब बहुत लड़का में देखते, अच्छा होगा ना, होते होते 3-4 पंचवर्षीय योजना लगा देता है। जो हम 5 साल में पढ़ेंगे वह काम हम 5 महीना में क्यों नहीं कर सकते। आप रफ्तार तो बढ़ा दीजिए। हम लोग में ये भी एक डिमेरिट है, अवगुण क्या है कि हम लोग कोई काम करते नहीं है, उससे पहले ही हम लोग हाथ जोड़ लेते हैं कि काम नहीं होगा। अरे भाई, आप कर किए ही नहीं तो होगा कैसे। दुनिया में कोई ऐसा काम है जो आप नहीं करिए वो हो जाए, सवाल ही नहीं है। तो देखिएगा, और कंपटीशन जो है ये जादू की छड़ी नहीं है कि सटाई या दानादान काम कर जाए, ठीक है। इसके लिए आपको नींद त्यागना होगा, टाइम पर भोजन भी नसीब नहीं होगा, परेशानी आपको 24 घंटा आपके साथ रहेगा, तकलीफ होता ही है ना। अभी का लड़का का नौकरी लगने का बहुत आपका कारण है, नहीं होता है। गांव में कौनों के बिया होगा बिना पूछले चल जा रहा है, बताइए ना। अब चला जाता है तो गार्जियन उसको कैसे बेलगाएगा कि भागो तुम, नहीं। तो गार्जियन को क्रोधित होने के लिए अब गार्जियन को समझाता लड़कवा है कि दोस्त ना था, वो कह रहा है कि तुम नहीं आएगा ना तो हम ब्याह नहीं करेंगे। अब बताइए,
ये बात समझ जाइए। जब लड़का का ब्याह का 2-3 दिन रहता है तो गार्जियन भाई जाए ना जाए वो जाने के लिए तैयार रहता है, ठीक है। बस एक सप्ताह अगर इधर है तो है, लेकिन एक सप्ताह उधर क्रॉस कर जाएगा तो संभव नहीं है। इसीलिए थोड़ा सुख को त्याग दीजिए, रिजल्ट अपने दनादन हो जाता है। हाँ देखिएगा, प्रथम संविधान सभा की प्रथम बैठक का अध्यक्ष, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, उद्देशिका या प्रस्तावना का प्रस्ताव लाया, संविधान सभा का प्रथम उपाध्यक्ष, संचालन समिति का अध्यक्ष, संघ समिति का अध्यक्ष, प्रारूप समिति का अध्यक्ष, प्रांतीय समिति का अध्यक्ष, संविधान का जनक पिता शिल्पकार, संविधान सभा का अपने हाथों से लिखा, किस भाषा में लिखा, अब आपको बताना है अंग्रेजी में लिखा कि इंग्लिश में। ठीक तो है, ठीक है, ठीक है, ठीक। अब आप समझ गए, आप समझ गए आप। हाँ, और भारतीय संविधान में ध्यान रखिएगा कुल कितना समिति का योगदान रहा, 13 समिति का। लेकिन प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी यानी मसौदा समिति, उसमें कुल कितना सदस्य था, 7। सही है, 1 + 6 = 7। यानी प्रारूप समिति में 1 अध्यक्ष और कुल कितना सदस्य, सही है, अन्य सदस्य 6 जबकि 1 आपका अध्यक्ष, यानी टोटल यानी कुल की बात कहेंगे तो 7। यानी प्रारूप समिति में 7 और कितना समिति के योगदान से बना, और भारतीय संविधान बनने में कुल कितना समय लगा, सही है, कितना समिति लगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, यानी 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन भारतीय संविधान में लगा। अब हम लोग आ जाते हैं राष्ट्रीय गान में। राष्ट्रीय गान यानी जन गण मन। तो आप ही बताइए राष्ट्रीय जो गान है ये लिखा कौन, सही है, लिखा कौन, आर.एन. टैगोर। कौन लिखा था, आर.एन. टैगोर लिखा था। लेकिन इसका अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया, ए मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये अंग्रेजी लिखने का भी काम रविन्द्रनाथ टैगोर और अंग्रेजी में अनुवाद भी कौन किए, रविन्द्रनाथ टैगोर। लेकिन इसका धुन यानी संगीत कौन दिया, कैप्टन राम सिंह। कौन दिया था, कैप्टन राम सिंह, सही है, कैप्टन राम सिंह। अब हम लोग आएंगे वंदे मातरम यानी राष्ट्रीय गीत। हाँ, तो लिखने की अगर बात कहेंगे, सही है, बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है आपको, बंकिम चंद्र चटर्जी। लेकिन इसका अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया, कहिए ना, कोई किया होगा। ओ सही है, आपको अंग्रेजी में अनुवाद अरविंद घोष। कौन है आपको, अरविंद घोष। लेकिन इसका धुन कौन तैयार किया, ए आर रहमान तो इधर ना हो गया। उस समय ए आर रहमान का बात सही है, ए आर रहमान भी साधारण नहीं है ना, ऑस्कर अवार्ड ले चुका है। लेकिन उस समय तो इसका जन्म नहीं हुआ होगा। हाँ चलिए, धुन तैयार किया था, आप लोग जानते होइएगा, याद नहीं, यदुनाथ भट्टाचार्य।
यदुनाथ भट्टाचार्य, सही है। और देखिएगा, राष्ट्रीय गान हो गया, राष्ट्रीय गीत हो गया। अब हम लोग आएंगे ए मेरे वतन के लोग। आज भी ये गाना चला दीजिए। अब भारत के नवयुवक को कह दीजिए कि चाइना में चला जाना है, आसानी से चला जाएगा। हाँ हाँ हाँ, तो ये मेरे वतन के लोग, तो देखिएगा लिखा कौन। ना, चलिए, लिखा कौन आपको? हम गीत लिखते हैं। ओह इधर देखिएगा, लिखने का काम, धुन आपको और गाई। ये मेरे वतन के लोग, ठीक है, स्वर्गीय नहीं लिखेंगे ना, तो यो स्वर्गीय मानना है, ठीक है। हाँ, देखिएगा, उस समय 1962 के युद्ध में हारा नहीं, हिंदुस्तान के सेना बुरी तरह हारा। और उस समय हथियार हम लोग को उस समय हथियार भी उतना ठीक ठाक नहीं था ना। और उस समय हुआ कि भाई सारा आपका हथियार रख दिया कि अब उसके सेना के सामने हम लोग नहीं लड़ पाएंगे। तो हुआ कि लता मंगेशकर को एक गाना गाने के लिए, और ये गाना गाई। और आप तो जानते ही हैं कि भारतीय सेना आपको मारता कम है, दौड़ाता ज्यादा है। तो देखिएगा, ये मेरे वतन का लोग लिखा था कवि प्रदीप, कवि प्रदीप। और धुन तैयार किया था सी रामचंद्र, रामचंद्र। लेकिन गाई कौन? अब आएंगे हिंद देश का प्यारा झंडा, हिंद देश का प्यारा झंडा, हाँ, ऊंचा सदा रहेगा। तो इतने से काम चलाना है आपको। ये कौन लिखा था? श्यामलाल गुप्ता पार्षद, श्यामलाल गुप्ता, इनका टाइटल था पार्षद, ठीक है। अब हम लोग आएंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, आप लोग का गला भी अच्छा है, ठीक है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह कौन लिखा था? मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद एक बार लगले मैराथन भी करिए लेंगे। कोई भी किंतु परंतु होगा वो ठीक हो जाएगा। राष्ट्रीय गान लिखा कौन? अंग्रेजी में अनुवाद, धुन कौन तैयार किया? राष्ट्रीय गीत कौन लिखा? अंग्रेजी में अनुवाद, धुन कौन तैयार किया? ये मेरे वतन के लोग लिखा, धुन कौन तैयार किया? गाय कौन? हिंद देश का प्यारा झंडा, सारे जहां से अच्छा।